हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यह डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। यानी आप यूँ कहें तो ये फिजिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। अगर 2009 से देखें तो ये क्वेश्चन जो है लगातार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछते हुए आ रहा है। इस क्वेश्चन को समझ लिए, इतना इम्पोर्टेंट समझ लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके भी बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। आप देख सकते हो कि इसकी जो रेटिंग है वो हाई क्वालिटी की रेटिंग कर दी गई है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन का समीकरण हाफ mv स्क्वायर मैक्स इक्वल h इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट की स्थापना कीजिए। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इस क्वेश्चन से पढ़ने से पहले हम इसके पीछे का जो फिजिक्स है इसके बारे में जानेंगे, जिससे कि इस डेरिवेशन को समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो देखिए कि सन 1905 ईस्वी में ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है इसको सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किया था। अब बात कर लेते हैं कि जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है ये क्या है। देखिए, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश होती है वो प्रकाश बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलती है, जिसे फोटान कहते हैं। अब फोटान से हमारे प्रकाश वैद्युत संबंधित ये जो नियम है ये चालू हो जाता है। तो मान लीजिए कि ये कोई धातु है, सपोज ये कोई धातु है। यहाँ अब इस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव डालना है। ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव डालेंगे ये परावैगिनी हो सकती है। जैसे ही हमने डाला, ठीक है, ये एच न्यू है जिसे फोटान कहते हैं। एच न्यू जैसे ही किसी धातु की सतह पर डालते हैं तो यह अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु में उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देती है। सपोज यह इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसकी संपूर्ण एनर्जी को लेता है तो ये क्या करता है कि ये दो भागों में बढ़ता है। पहले तो इस धातु को इसके अंदर से पृष्ठ तक निकालने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। तो मान लीजिए इस धातु को इस इलेक्ट्रॉन को धातु के भीतर से निकालने में हमें W कार्य करना पड़ता है, जो हमें कार्य फलन के रूप में प्राप्त होता है। अब इसके बाद जो शेष एनर्जी बचती है एच न्यू की, वो इसे गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो यानी जो एच न्यू है वह कार्यफलन W तथा गतिज ऊर्जा ई के में बढ़ जाता है। तो हम मान लेंगे कि हमने एच न्यू क्या दिया, एच न्यू प्रकाश की किरणें को डाला तो ये W यानी कि कार्यफलन के रूप में प्राप्त हुआ और इससे गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो गया ई के। इसके बाद अगर यहाँ से हम ई के की वैल्यू को काउंट करें तो ई के इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल एच न्यू माइनस W। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो संपूर्ण यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर ही स्थित नहीं होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धातु के भीतरी सतह पे स्थित होता है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन धातु की भीतरी सतह पे स्थित है यानी काफ़ी ज़्यादा अंदर हैं, अगर उन पे कोई फोटान की किरण डाली जाती है यानी ये परावैगिनी किरण डाली जाती है तो ये इसको बाहर निकालने में ही, इसकी जो एच न्यू एनर्जी है वो बाहर निकालने में ही ये ख़त्म हो जाएगी। यानी ये इसको गतिज ऊर्जा नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि ये जितनी एनर्जी थी उससे ये इलेक्ट्रॉन केवल धातु के सतह पर ही आ सका। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है केवल यहाँ तक आ सका। यहाँ पर आने के बाद इसकी जो संपूर्ण ऊर्जा है वो समाप्त हो गई। यानी इसे जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में नहीं प्राप्त हुआ, केवल इसे किस में रूप में, यानी कि इसको केवल आवृत्ति यानी जो ये एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन है इसको कार्यफलन यानी निकालने में ही ये एनर्जी क्या हो गई, वेस्ट हो गई यानी बे हो गई। तो अगर बात करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो आवृत्ति है वो, अगर इसकी आवृत्ति मान लेते हैं कि जो भीतरी इलेक्ट्रॉन है उसका आवृत्ति कितना हो, V नॉट हो, तब ये क्या है, आवृत्ति है। इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं।
देखिए इस धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दहली आवृत्ति का होना जरूरी है, न कि प्रकाश की तीव्रता। इसकी तीव्रता चाहे जितनी भी हो, लेकिन जब तक इसकी दहली आवृत्ति नहीं है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु से बाहर नहीं निकल सकता। तो अगर V0 हो तो जो संपूर्ण इसकी एनर्जी है जो hν है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, W बराबर H और ν0 में। ठीक है, केवल कार्यफलन के रूप में ही प्राप्त हो पा रहा है, इसे गतिज ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। तो देखिए इसको अगर समीकरण 1 माने तो हम क्या करेंगे कि W का मान लिख देंगे कि W का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए इक्वेशन आप 1 में रखते हो तो E के इक्वल आपका आ जाता है hν माइनस W की जगह पर क्या रख सकते हैं, hν0। ये हो गया। अब देखिए E के इक्वल अगर यहाँ से H दोनों में है तो इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा ν माइनस ν0। अब देखिए E के जो है ये क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो हम जानते हैं गाइस कि जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर ½ mv² मैक्स यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो EK की जगह पे इस EK की जगह पे हम इस समीकरण नंबर 2 से EK की वैल्यू अगर रख दें, या कंपेयर आप कर सकते हो कि अगर EK की वैल्यू अगर इसको मान लीजिए ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 2 है, तो रख देंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर देखिए मान रखने पर हमें मिलता है क्या है, इसकी मान हमें यहाँ पे रख देना है, तो हो जाएगा ½ mv², ठीक है, मैक्स यानी अधिकतम के लिए इक्वल h ν माइनस ν0। यही है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। है ना बहुत आसान, बिल्कुल आसान है, केवल चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तभी वीडियो को लाइक करिएगा, इससे मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग को ये वीडियो समझ में आ गया। अगर चैनल पे आप नए हो, लगता है कि चैनल किसी काम का है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये चीज़ आपको निकल कर आ गई। मिलूँगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।